हेलो, आवाज आ रही है साजिया? सर आ रही है। ठीक है, चलिए। देखिए, हम लोग प्रागैतिहासिक आर्ट पे बात हो रही थी। उस दिन जब आपकी डेमो मतलब क्लास चल रही थी, उस दिन तो हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे? हम लोग वहां तक पहुंच चुके थे कि राज्यों वाइज जो भी केव्स हैं, ठीक है, जैसे यूपी की कौन कौन सी केव्स हैं, उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी केव्स हैं, जहां पर हमें आपको प्रागैतिहासिक काल की जो भी चित्रकारी के नमूने हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, उनकी चर्चा आज करनी है। बाकी आपसे चर्चा उस दिन हो चुकी थी डेमो क्लास में कि प्रागैतिहासिक आर्ट की खोज और जो भी डेट वाइज वहां पर केव्स हैं, तो एक नजर अगर केव्स पे डालना चाहें या प्रागैतिहासिक काल से संबंधित अगर डेटों की बात करें, तो कौन कौन सी वो डेट्स होंगी, कौन कौन सी वो तिथियां होंगी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी हमारे एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले एक डेट आती है कौन सी? 1863 की डेट आती है, उसके बाद 1867 की एक डेट आती है, और उसके बाद फिर 1800 एक और डेट आती है। 1865 में भी एक डेट आती है एच बी वाइने की। कौन सी डेट आती है? एच बी वाइने की एक डेट आती है 1865 की। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आपको नोट्स में शायद इस बात की चर्चा आपके नहीं होगी, लेकिन फिलहाल आप समझ लें इन डेट्स को। उसके बाद 1880 की बात करते हैं, उसके बाद 1883 की बात करते हैं, और उसके बाद 1892 की बात करते हैं। उसके बाद 1901 की एक डेट है, उसके बाद 1907, 1910, 1907, 1910, और उसके बाद 1913, और उसके बाद 1915 के साथ में या तो 17 लगा लेते हैं, तो इस तरह से है। इसी प्रकार से इसी क्रम में एक डेट और इन्हीं डेटों से संबंधित डेट से, तो वो आपकी कौन सी है? 1923। उसके जस्ट बाद 1922 की बात होती है इसके बाद, और उसके जस्ट बाद 1955 की एक डेट आती है। 1955 की बात कर लेते हैं, 1955, और उसके बाद 1958, ये लास्ट डेट है। 58 के अतिरिक्त 1960 59 भी आ जाती है, 58 भी आ जाती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 58 एक्चुअल में ज्यादा बार सही, मतलब एक बार एग्जाम में 58 की डेट हमारी सही हो चुकी है, इसलिए हम 58 को महत्ता ज्यादा देंगे। बाकी 59 भी कहीं कहीं लिखी मिलती है, लेकिन 58 की खास बात है, तो 58 के साथ चलेंगे। डेट्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस डेट का संबंध किसके साथ में है। ये क्वेश्चन पेपर में बड़े इंपॉर्टेंट है डेट को लेकर के। ठीक है, डेट को लेकर के अगर हम देखें तो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट रहते हैं कि 1863, 65, 67, 80, 83, 92, 1901, 1907, 1910। ठीक है, ये 1907 लिखा हुआ है। 1907, 1910, 11, 15 या 17 या 23, ये जो डेट्स हैं, इसका संबंध कहाँ से है, इसका संबंध कहाँ से है, इसका संबंध कहाँ से है, इसका संबंध, इनका संबंध, हर एक डेट का हर एक स्थान से कोई ना कोई रिलेशन है। हर एक डेट का कोई ना कोई एक विद्वान वहां से संबंधित होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस डेट में किस विद्वान का संबंध है, या कौन सी डेट में किस स्थान पर क्या हुआ था। ये क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से बनते हैं, तो इसको समझ लीजिए एक नजर पहले जल्दी से। 1863 में अगर हम बात करें, तो आप जानते हैं 1863 की अगर बात आपसे हो कि एक डेट को हम यहाँ पर लेकर के आते हैं, कौन सी डेट है? 1863 को। देखिए, 1863 की बात जैसे ही होगी, आपको कई चीजें ध्यान में आनी चाहिए। एक तो रॉबर्ट ब्रूसफुटे याद आना चाहिए, रॉबर्ट ब्रूसफुटे। दूसरा एक नाम आप, दूसरी खास बात क्या आनी चाहिए? पल्लवा राम। माइक जिसकी खुला हो बंद कर लीजिए अपना। पल्लवा राम, मद्रास, तमिलनाडु, ये चीजें आपकी याद आनी चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज जो याद आनी चाहिए वो हैंडेक से याद आना चाहिए कि किस चीज की क्या खोज हुई थी। चौथी एक चीज यहाँ पर याद, ये आपको याद आनी चाहिए कि ये जो सारा का सारा खेल है, ये किसके लिए हो रहा है? तो प्रागैतिहासिक कालीन अवशेषों, प्रागैतिहासिक कालीन अवशेषों की खोज को लेकर के, प्रागैतिहासिक कालीन अवशेषों की खोज को लेकर के अगर हम देखें, तो इस डेट का संबंध कहां से निकल के आता है? प्रागैतिहासिक कालीन अवशेषों की खोज को लेकर के। ये ध्यान रखना है, चित्रों की खोज नहीं कह रहा है, चित्रों की खोज यहाँ पर नहीं होगी। चित्रों की चर्चा कहां से शुरू होती है? 1880 से। लेकिन यहाँ पर जो चीज आपको देखने को मिलेगी, ये आपकी जो प्रागैतिहासिक आर्ट
ये जो आपका प्रागैतिहासिक काल है, उस प्रागैतिहासिक काल के अवशेषों से यहाँ पर बात की जाती है। तो क्या है, तो 1880 में सीधी सी बात है, एक विद्वान का नाम आता है रॉबर्ट बुश्फुटे ने, ठीक है, तमिलनाडु राज्य के मद्रास, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं, जिसको वर्तमान में हम क्या कहते हैं, वर्तमान में चेन्नई भी हम कहते हैं, वर्तमान में क्या कहते हैं, हम चेन्नई भी बोलते हैं। तो ये बात ध्यान रखना कि वर्तमान में जिसको हम चेन्नई के नाम से भी जानते हैं, मद्रास को, वो एक जिला है। उस जिले में पल्लवाराम नाम का एक स्थान है, पल्लवाराम नाम का एक स्थान है जहां से एक हैंडेक्स की प्राप्ति होती है। ये प्राप्ति किसको होती है, तो रॉबर्ट बुश्फुटे को, ठीक है। इसकी जब डेट निकाली गई, या इस पर जब रिसर्च हुई, पुरातत्वविदों ने इसकी जब डेट निकाली, तो उस डेट का जो समय निर्धारण किया गया, वो ये माना गया कि इसकी जो डेट है, इससे पुरानी वस्तु, इससे, या ये जो अवशेष था, इस अवशेष से पुराना कोई अवशेष भारत में नहीं है, ठीक है। यानी कि ये जो अवशेष था, इसका ये अनुमान लगाया गया कि ये जो अवशेष है मनुष्य के द्वारा यूज किया गया है, और इसकी जो अधिकतम सीमा है, यानी कि ये कितने वर्ष पुराना है, तो लगभग जो यहाँ के विद्वान हैं, जो यहाँ के प्रागैतिहासिक आर्ट का, जो यहाँ जो आर्ट का नाम बार बार आ जाता है कि प्रागैतिहासिक काल का, कि यहाँ के प्रागैतिहासिक काल की जो डेट निर्धारित की गई, वो लगभग 30,000 ईसा पूर्व के आसपास निर्धारित की गई। तो इस अवशेष के आधार पे हम प्रागैतिहासिक काल के समय का निर्धारण करते हैं। यानी कि पुराने से पुराना अवशेष हमारे पास हैंडेक्स था, और नए से नया अगर जो बात हो, तो जहां से बस्तियां मिलनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, उन बस्तियों के जो साक्ष्य मिले, उन साक्ष्यों के आधार पे जो खोज निकाली गई होगी, उनकी जो अधिकतम निकल कर आई होगी, तो वही 3,000, 2,000, 4,000 ये डेट निकल के कहीं ना कहीं आई होगी, जिसके आधार पर यह माना गया कि हाँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम प्रागैतिहासिक काल के समय को रख सकते हैं, कि जहां से मनुष्य के द्वारा कुछ नया काम शुरू होता है, जहां से मनुष्य के द्वारा कुछ नया काम शुरू होता है, उसको वहीं पर रोक करके आगे उसकी डेट को निर्धारित करके उसको नेक्स्ट काल में ले जा करके विद्वानों ने बांटा, और उसी तरीके से हम लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं, जिसका थोड़ा सा अंश आप यहाँ पर देख लें कि प्रागैतिहासिक काल 1863 में इस प्रकार के अवशेषों की खोज का सिलसिला भारत में शुरू होता है। विद्वान रॉबर्ट बुश्फुटे हैं। रॉबर्ट बुश्फुटे ने तमिलनाडु राज्य के चेन्नई जिले में स्थित पल्लवाराम नामक स्थान से प्रागैतिहासिक कालीन अवशेषों की खोज की, जिनमें उन्हें हैंडेक्स मिला था। क्या मिला था, हैंडेक्स मिला था। क्या मिला था, हैंडेक्स मिला था। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इतने ध्यान रखना। 1863, रॉबर्ट बुश्फुटे, पल्लवाराम, मद्रास, तमिलनाडु। क्योंकि यहाँ से अगर जैसा भी प्रश्न आपसे पूछेगा एग्जाम में, उसी हिसाब से आपको अपने आंसर देने होंगे, इसलिए ये चीज यहाँ पर इस तरह से लिखाई गई है। किस चीज की खोज हुई? तो प्रागैतिहासिक कालीन अवशेषों की खोज हुई थी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट डेट हमारी क्या है, 1865। 1865 में एचवी वाइने का जिक्र होता है। 1865 में एचवी वाइने का जिक्र होता है, ठीक है। उनका भी ध्यान रखना थोड़ा सा। एचवी वाइने का एक डेट, मतलब एक नाम आता है कि एचवी वाइने, ठीक है। एचवी वाइने ने प्रागैतिहासिक काल संबंधी अवशेषों की खोज की थी, ध्यान रखना। इसी क्रम में 1867 की जब बात आती है सीएल कार्लाइल की, तो सीएल कार्लाइल की जो बात आती है वहां पे, सीएल कार्लाइल की जब बात आती है, तो सीएल कार्लाइल को मध्य पाषाण काल के अवशेषों की खोज का श्रेय दिया जाता है। और मध्य पाषाण काल के अवशेषों की खोज का आप क्रम जानते हैं क्या है उनका? देखिए डेट हमारी क्या थी, 1865 थी। डेट हमारी क्या थी, 1865 वाली हमारी डेट थी। कौन सी? 1867 वाली, 1867 वाली हमारी डेट थी। इस डेट के बारे में क्या है, तो नाम याद रखिए, सीएल कार्लाइल। नाम याद रखिए किसका? सीएल कार्लाइल का नाम याद रखना है। किसके लिए? तो मध्य पाषाण काल के लिए ध्यान रखना है कि इनका ये 1867 वाली जो डेट है, इसका संबंध किससे है? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। तीसरा, माइक्रोलिथ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। माइक्रोलिथ्स, जिसको हम सूक्ष्म औजार के नाम से भी जानते हैं। सूक्ष्म औजार क्या कहते हैं? जिनको हम सूक्ष्म औजार कहते हैं, या लघु पाषाण उपकरण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लघु पाषाण उपकरण भी इनको हम बोल सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ये आपका निकल करके आता है कि 1867 में सीएल कार्लाइल ने, ठीक है, मध्य पाषाण के अवशेषों की खोज विंध्य क्षेत्र से की थी, विंध्य क्षेत्र से की थी। ये बात ध्यान रखेंगे, इस डेट का संबंध आता है। यहाँ से इस काल या इस टाइम पीरियड से जो डेट निकल के आती है, कहते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 25,000 बीसी से 10,000 बीसी तक माना जाता है। 10,000 बीसी तक माना जाता है। एक तो ये पॉइंट। फिर उसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन जो आपसे सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है,
एसएसबी के एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि मध्य पाषाण काल के लिए क्या सही है। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या पूछी जाएगी, माइक्रोलिथ्स, सूक्ष्म औजार। ये पूछा जाएगा आपसे कि माइक्रोलिथ्स अवशेषों का संबंध किससे है या किस काल से है, या इनकी खोज किसने की थी, तो सीएल कार्लाइल ने 1867 में। एक तो ये डेट आती है। उसके पश्चात एक डेट का और जिक्र है, एक डेट का और जिक्र है 1873। एक डेट और आती है 1873 हैकेट महोदय की, हैकेट महोदय की, हैकेट महोदय की। किसकी डेट आती है, हैकेट महोदय, किसकी डेट आती है, हैकेट महोदय की डेट आती है। पैथाम नामक स्थान से कुछ फासिल्स या कुछ अवशेषों की खोज इनके द्वारा की जाती है। तो ये ध्यान रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने में नहीं, हम केवल यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंटों की चर्चा करेंगे। जैसे 1863 की डेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 67 से माइक्रोलिथ्स वाला इंपॉर्टेंट है, मध्य पाषाण काल के अवशेषों को हम माइक्रोलिथ्स के नाम से जानते हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी डेट आती है, चूंकि हम डेट पे एक नजर डाल लें कि प्रागैतिहासिक कालीन डेट का संबंध किस डेट से किसका संबंध है, तो उस डेट के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, 1880। ये डेट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये डेट हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इस डेट में हम जिस विद्वान का जिक्र होगा वो विद्वान कौन सा है, सीएल कार्लाइल। कौन सा विद्वान है हमारा, सीएल कार्लाइल। विद्वान कौन सा है, देखिए सीएल कार्लाइल। कौन सा विद्वान है हमारा, सीएल कार्लाइल विद्वान है, जिन्होंने, अब यहां से इस पॉइंट को समझना, कला की जितनी भी बुक्स हैं हमारी उनमें इस बात का जिक्र किया गया कि 1880 में सीएल कार्लाइल ने मिर्जापुर जिले की विंध्याचल पर्वतमाला की कैमूर पहाड़ियों में, विंध्याचल पर्वतमाला की कैमूर पहाड़ियों में, ठीक है, पहाड़ियों में गुफाओं को देखा। ये बात सीएल कार्लाइल ने अपनी पुस्तक या अपनी डायरी में इस बात की चर्चा की कि सीएल कार्लाइल ने 1880 के आसपास या 1880 ईस्वी के आसपास मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश का एक जिला है मिर्जापुर, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में एक छोटी सी पहाड़ी कैमूर पहाड़ी है। कैमूर पहाड़ी के पास में मिर्जापुर जिला आपका स्थित है। इस मिर्जापुर जिले में, या ठीक है, इस मिर्जापुर जिले में कैमूर पहाड़ी में कुछ गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं, जहां से मतलब आगे चल करके जब 1800 नेक्स्ट जो डेट आएगी उस डेट का संबंध वास्तविक, तो कहने का मतलब यह कि कार्लाइल ने यहाँ पर कुछ गुफाओं और गुफा चित्रों को देखा और उसकी चर्चा उन्होंने अपनी डायरी या अपनी पुस्तक में की, जिसके आधार पे, अब देखना, इसी डायरी या इसी पुस्तक के आधार पे 1883, इसी डायरी या इसी पुस्तक के आधार पे 1883 में काकबर्न, ठीक है, इसी डायरी या इसी विवरण के आधार पे काकबर्न कहाँ पहुंचे, मिर्जापुर। कहाँ पहुंचे, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट जैसे ही पहुंचे तो वहां पर इन्होंने हरनी हरन गुफा के पास में घोड़मंगर नाम की एक गुफा स्थित है। कहाँ पर, तो हरनी हरन वही मिर्जापुर जिले में हरनी हरन गुफा के पास में कौन सी गुफा स्थित है, घोड़मंगर। कौन सी गुफा स्थित है हमारी, घोड़मंगर नाम की एक गुफा स्थित है, ठीक है, घोड़मंगर नाम की गुफा स्थित है, वहां पर नाम की गुफा स्थित है, जहां से काहे का चित्र, गैंडे का आखेट, ठीक है, गैंडे का आखेट नामक चित्र वहां से उन्होंने क्या किया, प्रकाशित किया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस बात को समझेंगे कि यहाँ से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उस पॉइंट को समझते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए इंपॉर्टेंट बातों में से क्या है, काकबर्न। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर जो आपके कार्लाइल थे इन्होंने गुफा चित्रों को देखा, गुफा चित्रों को देखा था।
तो मात्र इन्होंने केवल देखने का काम किया, जिसका उल्लेख इन्होंने अपनी डायरी में किया। जिसका उल्लेख कहाँ पर इन्होंने किया? जिसका उल्लेख इन्होंने अपनी डायरी में किया। लेकिन उस डायरी, क्योंकि दुनिया के सामने नहीं है, दुनिया के सामने इन गुफा चित्रों को लाने का श्रेय, ठीक है, तो विश्व के सामने कह लें, विश्व के सामने कह लें, या दुनिया के सामने, ठीक है, या संसार के सामने, कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रकाश में लाने का श्रेय इन्हीं को दिया कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों को, भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन, भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन, प्रागैतिहासिक कालीन, भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? श्रेय कागबर्न को प्राप्त है, कागबर्न को प्राप्त है, ठीक है। तो किसी ने अपनी डायरी में कुछ भी उल्लेखित किया हो, लेकिन मेन बात क्या है? मेन बात क्या है कि जब दुनिया ने चित्रों को देखा तब उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि हाँ, प्रागैतिहासिक भारत में भी प्रागैतिहासिक कालीन संबंधी चित्र हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, इस बात की चर्चा वहां पर की गई है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब दिक्कत यह है कि क्वेश्चन हमसे किस प्रकार से यहाँ पर पूछा जाएगा और उसका आंसर क्या होगा, उसको समझते हैं। एक दो क्वेश्चन भी यहाँ पर समझते हैं और देखते हैं कि वहां पर किस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है और किस प्रकार से हम विकल्प को वहां पर चयनित करेंगे और क्या करेंगे। देखिए, यहाँ पर दो टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन की भाषा के आधार पर हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमसे उत्तर क्या मांगा जा रहा है, कि किस प्रकार से उत्तर मांगा जा रहा है और क्या करना हमें। क्वेश्चन की भाषा किस प्रकार से होगी और किस प्रकार से ऑप्शन उसके होंगे, उसको समझते हैं। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछे, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत में प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के अनुसंधान करता किन्हें आप मानेंगे। क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन आपके सामने आएगा, क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि भारतीय, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन, भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन, भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का अनुसंधान कार्य, अनुसंधान कार्य किसके द्वारा प्रारंभ हुआ, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं कि मुगल शैली की नींव किसने रखी। ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी प्रकार से है, ठीक है, उसी प्रकार से है। तो इसमें फिलहाल तो दोनों लोगों को लिखा जाता है, किसको? कार्लाइल। किताब इसके साथ भेदभाव नहीं करती है, कार्लाइल और कागबर्न, ठीक है। तो ये दोनों आपके साथ विकल्प में आते हैं, दोनों एक साथ में लग करके आते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम, कार्लाइल व कागबर्न। अब यहां से किस प्रकार से किसके लिए कौन सा क्वेश्चन बनेगा उसको समझते हैं। देखिए, किस प्रकार से किसके लिए कौन सा प्रश्न बनेगा उसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नेक्स्ट क्या बनेगा कि प्रागैतिहासिक कालीन, ये भारत की प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की बात हो रही है कि प्रागैतिहासिक कालीन, प्रागैतिहासिक कालीन भारतीय चित्रकला या भारतीय क्या कर सकते हैं कि प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रों को सर्वप्रथम किसने देखा, सर्वप्रथम किसने देखा। अगर देखा की बात आपसे कहे, ठीक है, अगर देखा की बात आपसे कहे तो अगर अलग अलग ऑप्शन आपके पास हैं और एक विकल्प आपको चुनना हो तो आप कार्लाइल को चुनिए, क्योंकि देखा तो भैया कार्लाइल ने ही सबसे पहले था, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर अलग अलग ऑप्शन पड़े, जैसे एक ऑप्शन ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा कोई और, चौथा कोई और, इस कंडीशन में विकल्प है तो आप कार्लाइल लगा लीजिए। अगर इस कंडीशन में विकल्प नहीं, एक ही में दोनों दे रखे हैं या एक ही दे रखा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन है नहीं। दिक्कत वहां पर होगी कि जब दो अलग अलग ऑप्शन, जैसे कार्लाइल अलग पड़ा हो, कागबर्न अलग पड़ा हो, ठीक है, तब इस कंडीशन में आपके सामने ये दिक्कत आएगी, अन्यथा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कार्लाइल कागबर्न दोनों, जैसे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जनता की गुफाओं में, किया जनता की गुफाओं के लिए श्रेष्ठ काल माना जाता है, तो जब भी पेपर में विकल्प में आता है तो गुप्त व काटक एक साथ लग करके आता है, कभी अलग अलग नहीं आता। और अगर कहीं अलग आया
हुआ होता है तो एक विकल्प होता है, या तो वाकाटक होता है या तो गुप्त होता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू होती है, सेम कंडीशन यहाँ पर भी लागू होती है कि क्वेश्चन दो अलग अलग विकल्प कब हो सकता है, तो जब होगा तो उस क्वेश्चन की भाषा क्या होगी, तो क्वेश्चन की भाषा इस प्रकार से होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन, अगर केवल कागबन के लिए प्रश्न पूछा जाएगा तो किस टाइप से आपसे पूछ सकता है वो, तो उसको समझते हैं। किस प्रकार से पूछ सकता है कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों को प्रकाश में किसने लाया। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, अगर प्रकाश में लाने की बात अगर आपसे हो रही है तो कौन लाया था, कागबन। तो अगर कभी अलग अलग क्वेश्चन या अलग अलग ऑप्शन आपको चुनने के लिए कहा जाए आपसे, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन अलग अलग तभी ऑप्शन चुनने के लिए आपसे कहेगा जब क्वेश्चन की भाषाएं इस प्रकार से होंगी, अन्यथा आपको कभी भी अलग अलग ऑप्शन नहीं मिलेगा, एक ही ऑप्शन में दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे, कार्लाइल व काकबर्न। जो भी आएगा दोनों को एक साथ में लेकर के आएगा, ये अपना ध्यान रखिएगा। तो यहां से इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। एक डेट आपकी ये हो जाती है यहाँ पर कौन सी, 1883 वाली। ठीक है। अब ये जो सारा का सारा कार्य आपका हो रहा था, ये जो सारा का सारा कार्य आपका हो रहा था, ये जो सारा का सारा कार्य आपका हो रहा था, ये कहाँ हो रहा था, उत्तर भारत में। ये कहाँ पर हुआ इतना कार्य, उत्तर भारत में। कहाँ पर हुआ ये इतना कार्य, उत्तर भारत में। ये चित्रकला से संबंधित है कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के विषय में जो खोजबीन हुई, जो जांच पड़ताल हुई, जो रिसर्च की गई, ये या जो अनुसंधान कार्य हुआ, ये उत्तर भारत में किया गया, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं कहाँ, अब चलते हैं हम लोग दक्षिण भारत में। कहाँ चलते हैं, दक्षिण भारत में चलते हैं हम लोग। कहाँ पर चलते हैं, दक्षिण भारत में। क्योंकि क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि उत्तर भारत में प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों का अनुसंधान करता किसे माना जाता है, और दक्षिण भारत में चित्रकला का, यानी कि दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की खोजबीन का श्रेय किसे दिया जाता है। इस प्रकार से अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, तो आपके लिए आंसर अलग विकल्प देगा, वो अलग विकल्प देगा। क्योंकि अगर प्रश्न में ये लिखा है कि उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में, अगर ना उत्तर भारत लिखा है ना दक्षिण भारत लिखा है, सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का अनुसंधान करता किसे माना जाता है, तो आपके पास एक ही विकल्प होगा, कार्लाइल व काकबर्न। उसके बाद चाहे जो भी ऑप्शन हो आप उनको छोड़ दीजिए, कार्लाइल और काकबर्न के साथ चले जाइए। ठीक है। दूसरा विकल्प आपको तभी दिया जाएगा पेपर में जब क्वेश्चन आपसे कहेगा कि दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित अनुसंधान कार्य किसने किया, तब आपके पास कोई दूसरा विकल्प होगा, तब आप दूसरा विकल्प ऑप्शन में ढूंढें कि कौन सा है, तब वहां पर एफ फॉसेट का नाम आपको ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि उस कंडीशन में, क्योंकि क्वेश्चन ने शर्त रख दी है कि दक्षिण भारत में, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट डेट कौन सी हमारी आएगी, 1892। कौन सी डेट है, 1892। कौन सी डेट है हमारे पास, किस डेट में क्या हो रहा है यहाँ पर, हाँ 1892। 1892 की जो डेट है, इस डेट को हमें थोड़ा सा बढ़ा के लिखना होगा, दक्षिण भारत। हम यहाँ पर एक शब्द लिख रहे हैं दक्षिण भारत, यानी कि इस डेट में जो कुछ होगा कहाँ होगा, दक्षिण भारत में होगा। क्या होगा, प्रागैतिहासिक कालीन, क्या होगा, प्रागैतिहासिक कालीन, प्रागैतिहासिक कालीन, प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का अनुसंधान कार्य, प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का अनुसंधान कार्य। ठीक है। और ये किसके द्वारा किया जाएगा, तो एफ फॉसेट द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा, एफ फॉसेट में। अब दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है कि दक्षिण भारत में कहां से इसकी शुरुआत होती है, तो अगर स्थान की बात करें तो किस स्थान से दक्षिण भारत में भारतीय प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का अनुसंधान कार्य शुरू होता है, तो कहां से शुरू होगा, तो कर्नाटक के बेल्लारी। कहां से, कर्नाटक राज्य के बेल्लारी नामक जिले से, बेल्लारी नामक स्थान से, बेल्लारी नामक स्थान से। ठीक है।
बात कंफर्म है। यहाँ से आप क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है, कि 1892 की जो डेट है, इस डेट में हम क्या करेंगे कि इस डेट में दक्षिण भारत अब चलेंगे। उत्तर भारत में ये काम हो चुका था, क्योंकि उस समय, क्योंकि भारत में आज भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बहुत फर्क है, बहुत अंतर है सभ्यता संस्कृति को लेकर के, और लगभग लगभग हर चीजों में। कला में भी आप देखेंगे तो दक्षिण भारत जितना समृद्ध है उतना उत्तर भारत समृद्ध नहीं है, ठीक है। वो अलग बात है कि दो दो राजवंशों का यहाँ पर स्वर्णकाल माना गया भारतीय इतिहास में, एक मुगल वंश और दूसरा गुप्त काल, मतलब नंबर 1 पे गुप्त काल है और उसके बाद फिर मुगल काल का नंबर आता है। लेकिन फिर भी अगर हम सभ्यता संस्कृति वास्तुकारी चित्रकारी अगर हर प्रकार से देखें तो दक्षिण भारत समृद्ध है, तो ये फर्क है। दूसरी रीजन बहुत सारे हैं, रीजनों पर चर्चा अगर आपसे होगी तो ठीक है, तो वो अलग उसके लिए समय हम आपसे निकाल लेंगे और उस पर आपसे चर्चा करें कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत में फर्क क्या है, कि क्यों उत्तर और दक्षिण भारत नाम लिया जाता है। इस बात को समझिए। 1892 में दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों का अनुसंधान कार्य शुरू होता है, किसके द्वारा? एफ फासेट द्वारा। स्थान कर्नाटक राज्य के बेल्लारी नामक स्थान से, जो कि एक जिला है। ये बात समझिए। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत में क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दक्षिण भारत में ही भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों में सर्वप्रथम प्रतीकात्मक चित्रों की खोज कहां से होती है? तो यहीं से होती है। कहां से? बेल्लारी से। क्या मिला था यहाँ पर? क्या मिला था बताइए सब लोग भाई, क्या मिला था प्रतीकात्मक चित्रों के रूप में यहाँ से? कोड़ों वाला सितारा, 6 कोणों वाला सितारा, 6 कोणों वाला सितारा, जिसको हम षटकोण भी कह सकते हैं, सितारा, जिसको हम क्या कह सकते हैं? जिसको हम षटकोण भी कह सकते हैं। तो ये बात इतनी आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है? यहां पर भी 2 कंडीशन लागू होंगी। अगर आपसे कहेगा, अगर नॉर्मल प्रश्न है कि भारत की प्रागैतिहासिक जो चित्रकारी थी, उस चित्रकारी में सबसे पहले प्रतीकात्मक चिन्ह कहाँ मिले? तो दक्षिण भारत में मिले। दक्षिण भारत में कहाँ मिले? तो कर्नाटक राज्य के बेल्लारी नामक स्थान से। एक तो ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उत्तर भारत में प्रतीकात्मक चित्र कहां से मिलते हैं? तो मंदसौर से मिलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है। अब आपसे किस कंडीशन में मंदसौर चुनना है, आपको किस कंडीशन में आपको बेल्लारी चुनना, उसके लिए आपसे क्वेश्चन एग्जाम में अगर 2 ऑप्शन हो गए तो एग्जामिनर आपको क्वेश्चन की भाषा बना के देखा कि भारत में सर्वप्रथम प्रतीकात्मक चित्रों की खोज कहां से हुई, ये क्वेश्चन आपको बना के देगा और आपको एक विकल्प चुनना होगा। और वो विकल्प क्या होगा हमारे सामने? उस विकल्प का नाम क्या होगा? बेल्लारी। विकल्प का नाम क्या होगा हमारे सामने? बेल्लारी। तो ये ध्यान रखना। तो इस प्रकार से इस डेट की जो सबसे ज्यादा अहमियत थी वो यहां से इस डेट की सबसे ज्यादा अहमियत क्या है कि इस डेट में दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का अनुसंधान कार्य प्रारंभ होता है, ठीक है, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। इस डेट से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके हैं वो यहां से निकल के आते हैं। ये आप समझिए कि इस डेट में क्या हुआ था। नॉर्मल क्वेश्चन अगर प्रागैतिहासिक काल से क्वेश्चन उठेंगे तो अगर, ठीक है, प्रश्न अगर उठेगा तो यहां से क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट डेट हमारी आती है कौन सी? नेक्स्ट जो हमारी डेट आएगी वो आएगी 1901 वाली। कौन सी डेट हमारी होगी? 1901। 1901 की डेट को समझिए। इस डेट का भी संबंध कहां से है? दक्षिण भारत से है। इस डेट का संबंध भी कहां से हमारे लिए है? तो इस डेट का संबंध भी हमारे लिए कहां से है? दक्षिण भारत से है। कहां से है? दक्षिण भारत से है। इस डेट का संबंध भी हमारे लिए कहां से है? दक्षिण भारत से है। दक्षिण भारत में कहां? अगर विद्वान की बात की जाए, अगर विद्वान की हम लोग यहाँ पर देखें कि कौन सा विद्वान होगा, तो विद्वान वही होंगे। कौन से विद्वान होंगे? एफ फासेट। विद्वान कौन से होंगे? एफ फासेट होंगे। तो विद्वान हमारे कौन से आ जाएंगे यहाँ पर? एफ फासेट होंगे। बस स्थान बदलेगा। स्थान क्या बदलेगा हमारा?
ठीक है, स्थान क्या निकल के यहाँ पर आएगा 1901 में, कौन सा स्थान निकल कर आएगा, कौन सा स्थान निकल के आएगा, देखिए एफ फासेट, विद्वान वही है हमारे पास, एफ फासेट है। स्थान कौन सा निकलेगा यहाँ के लिए, कोई कमेंट करेगा, कौन सा स्थान आएगा, बायनार्ड एडगल, कौन सा, जी बहुत बढ़िया, ठीक है, बायनार्ड एडगल नामक स्थान निकल से आएगा। और ये कहाँ पड़ता है बायनार्ड एडगल, तो कौन सा स्थान निकल के आएगा हमारे लिए, बायनार्ड एडगल, केरल, बायनार्ड एडगल, बायनार्ड एडगल, ठीक है। अब इसमें ये है, इसमें ये है, ठीक है, बायनार्ड एडगल में क्या है, इसमें ये है क्योंकि स्थान बदलते रहते हैं, स्थान बदलते रहते हैं, ठीक है, स्थान बदलते रहते हैं, तो ये है कि इसका स्थान बदला था। अभी क्या है, इसकी स्थिति क्या है, ये पहले कहाँ था और इस समय कहाँ है, पहले भैया तमिलनाडु में थे। दो राज्यों की चर्चा इसमें आपसे किएगा। अगर मान लीजिए दो ऑप्शन आपके पास आते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कंडीशन आपके पास होगी कि आपको किस कंडीशन में किसे चुनना है, ठीक है। तो वर्तमान में कहाँ पड़ता है ये, तमिलनाडु, वर्तमान में कहाँ इसको रखेंगे हम लोग, केरल, केरल जी ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन आपके पास होंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ कंडीशन क्वेश्चन में जरूर दी होगी, तो इस बात को समझते हैं कि किस कंडीशन में किसे आपको चुनना है, इस बात का समझिएगा। ये इसका वर्तमान है और ये इसका भूतकाल है, भूतकाल का मतलब है ये प्राचीन है। तो प्राचीन समय में ये कहाँ था, तमिलनाडु राज्य में था, और वर्तमान में कहाँ है, केरल में है। क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछेगा, अगर बुक से क्वेश्चन उठाएगा एग्जामिनर, ठीक है, और अगर वर्तमान और ये सब नहीं लगा है, अगर वर्तमान वगैरह ये सब नहीं लगा है मान लीजिए, ठीक है, तो अगर कुछ नहीं लगा सीधे वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बायनार्ड एडगल किस राज्य में पड़ता है, वर्तमान प्राचीन कुछ नहीं लगा है तो आप केरल के साथ जाएं, ठीक है। किसके साथ चलेंगे हम लोग, केरल के साथ चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो प्राचीन सही मानेगा कि वर्तमान सही मानेगा। अगर आप प्राचीन सोचकर लगाएंगे तो अगर हो सकता है उसने वर्तमान नाम से दिया हो, अगर आपने वर्तमान नाम से लगाया तो हो सकता है वो प्राचीन के नाम से दिया हो। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर पूरी बात क्या निकल के आती है कि आपको कोई एक विकल्प चुनना है, कोई एक विकल्प चुनना है। अधिकतर इस कंडीशन में आप कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा आपके लिए उपयुक्त होगा चुनने के लिए, अगर उस पर आपसे बात की जाए तो कि वर्तमान में जो स्थल जिस जगह पे होगा, अगर फीडबैक दिया जाएगा तो उसका जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, केरल ही निकल के आएगा। तो आप जब भी अगर इस कंडीशन में आपके पास प्रश्न फंसे कि बायनार्ड एडगल कहाँ है, तो आप केरल का ध्यान रखें, केरल आपको विकल्प में चुना। नहीं केरल है तब, अगर एक विकल्प है तब तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, तब तो हमारे पास कोई समस्या है नहीं। एक तो ये डेट इस स्थान के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारी डेट क्या आती है, 1907। कौन सी डेट हमारे पास आती है, 1907 की डेट आती है, और विद्वान का नाम क्या आएगा हमारे सामने। अब यहाँ पर उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो सिलसिला है वो खत्म है, ठीक है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का जो यहाँ पर सिलसिला है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि मेन रूप से जो क्वेश्चन आपके उत्तर भारत और दक्षिण भारत को लेकर के बनते हैं वो उन्हीं डेट्स में लेकर के बनते हैं जो ऊपर आपसे चर्चा की जा चुकी है। अब यहाँ पर आपसे कुछ इस तरह की बात नहीं करेगा कि उत्तर भारत में क्या दक्षिण भारत में क्या, ये कुछ नहीं बात करेगा। अब एक ओरल नॉर्मल यहाँ पर बात आपसे होगी कि 1907 की अगर बात करें तो 1907 में एक नाम आता है, एक विद्वान का नाम आता है, और विद्वान का नाम क्या है, देखिए उस विद्वान का नाम है सीए सिल्वेराड। क्या नाम है, सीए सिल्वेराड। क्या नाम है विद्वान का, सीए सिल्वेराड। कहाँ चलेंगे हम, इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, इसके लिए हमें उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा। इसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश। कहाँ जाना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में चलेंगे, किसके पास, मानिकपुर नामक स्थान के पास, मानिकपुर। अब 1907 में सीए सिल्वेराड ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित मानिकपुर में, ठीक है, प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की जब खोज की तो इसके साथ साथ इन्हें कुछ स्थान और यहाँ पर मिले जहां से इनको प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की जानकारी मिले। वो स्थान कौन कौन से होंगे, अगर उन स्थानों में देखें तो वो स्थान हमारे लिए कौन कौन से होंगे, तो बांदा जिले में
बांदा जिले में मानिकपुर के साथ साथ, ठीक है। और अगर स्थानों की बात आपसे होगी तो कौन कौन से होंगे? सरहाट, करपटिया, सरहाट, करियाकुंड, करियाकुंड और करपटिया, ठीक है। ये कुछ और स्थान हैं, ठीक है, ये कुछ और स्थान हैं, ये कुछ और स्थान हैं जहां से हम, यानी कि यहां से देखिए मेन रूप से बांदा डिस्ट्रिक्ट में जिस स्थान की खोज हुई थी, जिस स्थान से बांदा जिले में जिस स्थान से सीएस सिल्वेरार्ड ने प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की खोज की, वो स्थान आपका मेन रूप से क्या है? वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए मानिकपुर है। तो ये मानिकपुर आपको ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे कि निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान की खोज सीएस सिल्वेरार्ड ने की थी, तो अगर मानिकपुर विकल्प में आपके पास है तो मानिकपुर लगाइए। नॉर्मली क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि बांदा जिले के या बांदा के प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर क्या दे देता है? सीएस सिल्वेरार्ड। लेकिन हमें क्या करना है? हमें नीचे से चलना है और बीच में क्या क्या पढ़ता चला जाएगा वो अलग बात है। तो सीएस सिल्वेरार्ड, इस बात को समझिए, देखिए सीएस सिल्वेरार्ड, ठीक है, सीएस सिल्वेरार्ड ने मानिकपुर के चित्रों की खोज की। मानिकपुर बांदा जिले में है और बांदा जिला कहाँ? उत्तर प्रदेश में है। किस कंडीशन में क्या प्रश्न आपसे रखेगा? क्या वो पूछेगा जिला पूछे, राज्य पूछे, स्थान पूछे, तो वो बताइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। आगे चित्रों वगैरह की चर्चा आपसे बाद में होगी, एक एक स्थान डाल के चित्रों पर चर्चा आपसे करेंगे, कौन सा चित्र कहाँ का प्रसिद्ध है, जो इंपॉर्टेंट। अभी तो केवल बस डेट पे चर्चा हो रही कि किस डेट का किस डेट के साथ संबंध है, किस स्थान से संबंध है, किस विद्वान का किससे संबंध है। 1910 नेक्स्ट डेट हमारी क्या है? 1910। और इस डेट के साथ जिस विद्वान का संबंध है वो है डब्ल्यू एंडरसन। कौन है? डब्ल्यू एंडरसन। कौन से विद्वान है? डब्ल्यू एंडरसन का संबंध है इस डेट से। कौन सा राज्य चलेंगे हम लोग इस डेट के लिए? हम छत्तीसगढ़ राज्य चलेंगे। कौन से राज्य में चलेंगे? हम छत्तीसगढ़ राज्य में चलेंगे। कौन सा राज्य हमारे लिए आएगा? छत्तीसगढ़ राज्य आएगा। और इस राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत एक जिला है, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत एक जिला है और उस जिले का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत एक जिला है और उस जिले का नाम क्या है? रायगढ़। कौन सा जिला है? रायगढ़ की बात करेंगे। तो कौन सा जिला है? रायगढ़ है। तो रायगढ़ जिले में स्थित कौन सा स्थान है? सिंघनपुर। कौन सा स्थान है? माइक बहुत पास में लगा रखी किसी ने, माइक दूर रखो थोड़ा सा, ठीक है। देखिए रायगढ़ के जिले में एक रायगढ़ जिला है। इस जिले में सिंघनपुर नामक एक स्थान है जहां से प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की खोज हुई। जहां से, तो कहने का मतलब यह कि डब्ल्यू एंडरसन ने किस स्थान की खोज की थी? सिंघनपुर की। सिंघनपुर की स्थिति क्या है अगर इसके बारे में देखें तो उससे रायगढ़ जिला है और ये रायगढ़ कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आता है। इसको ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि खोजों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, इसी क्रम में यहाँ की कुछ और डेट्स हैं जो यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती हैं कि किस डेट में कौन सा लोग, यानी कि ये तो 10 की बात हो चुकी, खोज हो चुकी, सिंघनपुर की चित्रकारी की भी चर्चा कई सारी हो चुकी, लेकिन उसके पश्चात भी विद्वानों का आना जाना यहाँ पर लगा रहा। तो वो कौन कौन से विद्वान होंगे जो यहाँ पर आए थे, उनकी किस डेट में कौन सा विद्वान आया, उनके भी नाम हम एक नजर हम देख लेते हैं। देखिए 1913 में अमरनाथ दत्त ने सिंघनपुर की गुफाओं की यात्रा की और यहाँ से संबंधित जो भी चित्रित सामग्री थी उसके बारे में उन्होंने गहन अध्ययन किया और लोगों के सामने यहाँ की अन्य चित्रकारी की विशेषताओं को सामने रखा। 1915 या 17 की जब बात की जाती है तो एक नाम आता है पर्सी ब्राउन, ठीक है, इन्होंने यहाँ की यात्रा की, पर्सी ब्राउन ने, इन्होंने भी यहाँ की यात्रा की। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पर्सी ब्राउन ने भी यहाँ की यात्रा की और इन चित्रों पर शोध वगैरह किया, ये ध्यान रखना। 1923 में पंचानन मित्र, ये ध्यान रखना, ये नाम जरूर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से किस विद्वान का संबंध किन गुफाओं से है। खोज की बात करेगा डब्ल्यू एंडरसन, बाकी किस डेट में किस यात्री ने या किस विद्वान ने सिंघनपुर के चित्रों की चर्चा की या यात्रा की, वो अलग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये किस डेट में किस विद्वान का संबंध रहा वो चीज आपके सामने है, वो आप देख रहे हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन पेपर में बनते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो हमारी डेट आएगी, नेक्स्ट डेट हमारी कौन सी है? 1922। कौन सी डेट हमारी है?
1922 ईस्वी है। अगर विद्वान की बात आपसे की जाएगी तो विद्वान आपका कौन है? मनोरंजन घोष। कौन से विद्वान है? मनोरंजन घोष। इनसे एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में बनता है। क्या बनता है कि मनोरंजन घोष क्या थे? मनोरंजन घोष क्या थे? तो एक कला से संबंधित यानी कि कला विषय में रुचि रखने वाले विद्वान ही थे, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन बनना है कि ये उस समय क्या थे जब ये इस प्रकार का कार्य कर रहे थे, यानी कि खोज कर रहे थे। तो पटना म्यूजियम के क्यूरेटर थे ये उस समय। पटना म्यूजियम के क्यूरेटर थे ये, ठीक है। ये पटना म्यूजियम के क्यूरेटर थे जब इन्होंने ये प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला के लिए अनुसंधान कार्य करने के लिए, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये के लिए वहां पर गए। अब यहाँ पर क्या है कि ये कहाँ जाएंगे? तो सबसे पहले हम एक राज्य ढूंढेंगे। मध्य प्रदेश एक राज्य आपको ढूंढना पड़ेगा। कौन सा राज्य ढूंढना पड़ेगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के हम किस जिले में चलेंगे? होशंगाबाद जिले में चलेंगे। किस जिले में चलेंगे? होशंगाबाद जिले में चलेंगे। होशंगाबाद जिले में एक आदमगढ़ पहाड़ी है। होशंगाबाद जिले में एक आदमगढ़ पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? आदमगढ़ पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? आदमगढ़ पहाड़ी है। और इस आदमगढ़ पहाड़ी में गुफा चित्र देखने को मिले। इस आदमगढ़ पहाड़ी में गुफा चित्र खोजे गए। यहाँ पर कुछ खोहें होंगी, उन खोहों में गुफा चित्र देखने को मिले, ठीक है। खोहों में क्या है? वो गुफा चित्र देखने को मिले, ये आप बात समझिए। क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है? अक्सर हम लोगों के पास ये चर्चा है कि होशंगाबाद की गुफाएं, ये चर्चा में रहता है, ठीक है। तो होशंगाबाद की, अगर क्वेश्चन आपसे कहे कि होशंगाबाद की गुफाएं, इसका मतलब क्या है? होशंगाबाद में तो पंचमढ़ी की भी गुफाएं हैं। इसका मतलब क्या है कि जो मेन फोकस जाता है कि होशंगाबाद जिला, इस जिले के पास में ही आदमगढ़ की पहाड़ी है, उस पहाड़ी में कुछ गुफाएं स्थित हैं, इसलिए इनको इस साथ के साथ जोड़ करके देखा जाए कि होशंगाबाद की गुफाएं, ये हमें ध्यान रखना होगा। तो आदमगढ़ की पहाड़ी में कुछ गुफाएं मिलती हैं जिनको हम होशंगाबाद की गुफाओं के नाम से संबोधित करते हैं। और यहाँ के चित्रों की सबसे खास विशेषता क्या है जो आपको देखने को मिलता है, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है? क्षेपांकन पद्धति। क्या पूछा जाता है हमारे लिए सबसे ज्यादा? क्षेपांकन पद्धति। क्या पूछा जाता है? क्षेपांकन पद्धति सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ के लिए है कि क्षेपांकन पद्धति के चित्र कहाँ पर हैं? तो होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ की पहाड़ी में जो चित्र हैं उनमें क्षेपांकन पद्धति का भी प्रयोग हमें देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इस बात पे आपसे फोकस करवाया जा रहा है और इस बात पे आपको फोकस करना भी पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्षेपांकन पद्धति वाला। ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ से आपसे नदी भी पूछ ली जाती है। यहाँ से नदी भी आपको देखने को मिलेगी। जितने भी सेट पेपर आप देखेंगे कि होशंगाबाद या आदमगढ़ की पहाड़ियों की जो केव्स हैं वहां पर उनकी स्थिति क्या है? तो नर्मदा नदी है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये मनोरंजन घोष 1922 में इसके खोजकर्ता हैं, ये आपको देखना होगा। क्षेपांकन पद्धति से संबंधित स्टेंसिल कह सकते हैं, क्षेपांकन पद्धति भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इस चीज को आप समझ सकते हैं, इससे संबंधित चित्र आपको होशंगाबाद। कहने का मतलब ये कि होशंगाबाद की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो 1922 में मनोरंजन घोष। या 1922 की डेट में किन गुफाओं की खोज हुई प्रागैतिहासिक काल की? वो कौन सी केव्स थी जिनकी खोज 1922 में हमें देखने को मिलती है? ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो हमारी डेट आएगी वो क्या आएगी? अगली डेट हमारी जो आएगी वो क्या आएगी? लास्ट डेट एक और इस बीच में आएगी, 1955 की डेट है, 1955, ठीक है। इसके लिए हमें कहाँ चलना पड़ेगा? कर्नाटक। कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित ऋषभूम पर्वतमाला के कुछ प्रागैतिहासिक कालीन या उस पर कुछ चित्र देखने को मिले। अब विद्वान का नाम लिख लेते हैं। तो श्री एवं श्रीमती, वो आलचिन वाला है। क्या पॉइंट है? श्री एवं श्रीमती आलचिन। श्री एवं श्रीमती आलचिन, ये विद्वान है, ठीक है। इनके लिए हमें किस राज्य जाना पड़ेगा? तो हमें इनके लिए किस राज्य जाना पड़ेगा? कर्नाटक। कर्नाटक राज्य के रायचूर, राज्य के रायचूर जिले में स्थित
ऋषमुख पर्वतमाला, ऋष्यमुख पर्वतमाला गुफा चित्रों की खोज में गुफा चित्रों की खोज किसने की थी? तो ये श्री एवं श्रीमती आलचिन ने की थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। ऋषमुख पर्वतमाला को लेकर के सिर्फ और सिर्फ आता है, बाकी आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ये ध्यान रखना 1955 की डेट आपकी। नेक्स्ट जो हमारी डेट आएगी वो डेट कौन सी होगी? देखिए उस डेट को समझिए। नेक्स्ट जो हमारी डेट आएगी वो डेट कौन सी होगी? सबसे इंपॉर्टेंट ये डेट आएगी जो आपकी 1958। इस डेट का बड़ा महत्व है। इस डेट से संबंधित विद्वान भी सबसे खास विद्वान है, ठीक है, उसका योगदान अहम है। और भारत की प्रागैतिहासिक जो चित्रकारी है, भारत की जो प्रागैतिहासिक चित्रकारी है, उस चित्रकारी में इन गुफाओं का भी सबसे ज्यादा योगदान माना जाता है। इसलिए ये डेट, ये गुफा, ये विद्वान, यहाँ की जो भी चीज है वो आपकी सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे। विद्वान का नाम क्या लिखेंगे? विष्णु वाकड़कर। प्रोफेसर विष्णु वाकड़कर का नाम लिखते हैं। किसका नाम लिखते हैं? प्रोफेसर विष्णु वाकड़कर। प्रोफेसर विष्णु वाकड़कर, ठीक है। प्रोफेसर विष्णु वाकड़कर, प्रोफेसर विष्णु वाकड़कर का नाम लिखते हैं। इनसे एक संबंधित क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है क्या, कि ये किस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे? तो ये उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे उस समय। उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, उज्जैन विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर हैं, मतलब थे, प्रोफेसर थे। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है इनके लिए, कि भारतीय रॉक आर्ट का पितामह, भारतीय रॉक आर्ट, इस शब्द को ध्यान में रखिए, इस पर चर्चा भी बाद में करेंगे। भारतीय रॉक आर्ट का पितामह, इस पे चर्चा भी आपसे जस्ट बात करेंगे, तो ध्यान रखना, भारतीय रॉक आर्ट का पितामह। 2 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। विष्णु वाकड़कर उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे, भारतीय रॉक आर्ट का पितामह इन्हें कहा जाता है। और किन गुफाओं के साथ इनका आप संबंध जोड़ेंगे? तो सबसे पहले हम एक राज्य चलेंगे। वो राज्य आपका कौन सा होगा? राज्य कौन सा होगा आपका? मध्य प्रदेश। राज्य कौन सा होगा आपका? मध्य प्रदेश होगा। जिला कौन सा होगा? रायसेन होगा। जिला कौन सा? रायसेन जिला। ये ध्यान रखना, रायसेन कौन सा है? वो कौन सा जिला होगा? रायसेन जिला होगा। रायसेन जिले में एक गुफा स्थित है जिसको हम क्या कहते हैं? भीमबेटका। अब इस बात को समझना, इस पर भी चर्चा आपसे करते हैं कि क्या इसको भीमबेटका आप कहेंगे या क्या कहेंगे? भीमबेटका क्या है? अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि भीमबेटका क्या है, आंसर क्या निकल के आएगा हमारा? एक गांव है, एक पहाड़ी है। अगर ये हाँ ठीक है, ठीक है, तो क्या निकल के आया? तो भीमबेटका क्या है, ये प्रश्न है कि भीमबेटका क्या है। तो भीमबेटका एक क्या है? एक पहाड़ी है। भीमबेटका क्या है? एक पहाड़ी है। तो भीमबेटका नामक पहाड़ी में लगभग कितनी? 600 के लगभग गुफाएं हैं। इस पहाड़ी के, ये जो पूरी की पूरी एक पहाड़ी है, ठीक है, ये जो पूरी की पूरी एक पहाड़ी है, इस पूरी की पूरी पहाड़ी में 600 खोहे हैं, लगभग 600 खोहे हैं, या गुफाएं आप कह सकते हैं, खोहे कह सकते हैं, ठीक है। उनमें उन खोहों में लगभग कितनी, तो कुल कितनी गुफाएं हैं? कुल कितनी है? 600 हैं। तो कुल चित्रित कितनी है, यानी कि कितनी गुफाओं में आपको चित्र मिलते हैं यहाँ पर? तो 275 की बात की जाती है कि 275 गुफाओं में हमें चित्र मिलते हैं भीमबेटका पहाड़ी। तो भीमबेटका की गुफाएं, इसका मतलब है कि भीमबेटका पहाड़ी की गुफाओं की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? 1958 में प्रोफेसर विष्णु वाकड़कर, ठीक है, उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। भारतीय रॉक आर्ट का पितामह कहा जाता, पद्मश्री से अलंकृत है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जाता है ऊपर। और नेक्स्ट क्या है कि मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका पहाड़ी, इस पहाड़ी के आसपास, इस पहाड़ी में लगभग 600 गुफाएं हैं जिनमें 275 चित्रित हैं। एक तो ये बात। दूसरा क्वेश्चन भीमबेटका से सबसे इंपॉर्टेंट क्या पूछा जाता है? एक तो
चित्र नहीं इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ से भीमबेटका से चित्र आपसे कभी नहीं पूछा जाता है, कभी नहीं। जब भी पूछा, एक बार 16 में आया था वो तो कैंसिल भी हो गया था, सामुदायिक वाला करके आया था। अगर चाहता तो सामुदायिक वाला, सामुदायिक सभा वाले, तो हो सकता है वो सही भी हो जाते, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन अगर चित्र में पूछेगा तो एक बार 16 में आए, उससे पहले आप चित्र नहीं देखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यूनेस्को की सूची की बात यहाँ पर की जाती है। किसकी बात की जाती है यहाँ पर? यूनेस्को की सूची की बात की जाती है कि यूनेस्को की सूची में कब इनको शामिल किया गया था। एक तो ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि यूनेस्को की सूची में इनको कब शामिल किया गया था। एक तो ये, तो कब शामिल किया जाता है इनको? 2003 में। कब शामिल किया जाता है? 2003 में। चित्रों के स्तर कितने हैं? चित्रों के स्तर की अगर बात करें तो चित्रों के स्तर कितने हैं? 2। चित्रों के स्तर कितने हैं? 2। एक तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। दूसरा, भीमबेटका की जो पहाड़ी है, या भीमबेटका की पहाड़ी जो ये मतलब केव्स है, ये जो पहाड़ी है, जितनी दूरी में ये 600 के लगभग जो खोएं हमें प्राप्त होती हैं, ये कौन सा गांव पड़ता है यहाँ पर? मियाँपुर। कौन सा गांव पड़ता है? मियाँपुर। अगर इस गांव या इस पहाड़ियों को आपको देखना है, इन 600 गुफाओं को आपको देखना है, तो किस स्टेशन पे आपको उतरना पड़ेगा? कौन सा स्टेशन है? मतलब ये जो गांव पड़ता है ये किन स्टेशनों के बीच में पड़ता है, ये प्रश्न है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है। कौन सा स्टेशन है? रेलवे स्टेशन कौन सा है? बरखेड़ा और अब्दुल्लागंज। जी हाँ जी, बरखेड़ा और अब्दुल्लागंज। बरखेड़ा और अब्दुल्लागंज। ये क्वेश्चन आपका विज्ञापन, ये क्वेश्चन आपका एडवर्टाइजिंग असिस्टेंट प्रोफेसर का जो क्वेश्चन है, असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन 50 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अब्दुल्लागंज रेलवे स्टेशन के पास में कौन सी गुफाएं स्थित हैं, प्रागैतिहासिक काल की कौन सी गुफाएं स्थित हैं? तो ये आपकी भीमबेटका है। भीमबेटका से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या मिले? यही आपको मिलते हैं, यही आपको मिलते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी इस गुफाओं के भीतर जब आप जाएंगे तो आपको कई सारे गांव भी लिखाए जाएंगे, कई सारे आपको गांव वहां पर लिखाए जाएंगे कि भीमबेटका में कुछ केव्स हैं जो अलग अलग गांव के नाम आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हालांकि उससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन आपका सीधे गांव को लेकर के मियाँपुर ही मतलब पूछा जाएगा। बाकी यहाँ के जो चित्र हैं उन पे चर्चा आपसे बाद में करेंगे, क्योंकि चित्रों का अलग एक टॉपिक लेकर के चलेंगे। अभी आपसे डेट पे बात हो गई है कि कितनी डेट्स हैं और कितनी डेट्स को आपको यहाँ पर मुख्य रूप से ध्यान रखना है। तो ये डेट आपको कंफर्म होनी चाहिए सारी की सारी। डेट वाइज चीजें अगर आपको कंफर्म है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं से भी कुछ भी एग्जामिनर आपसे पूछे तो आपको सारा का सारा सिस्टम आपका तैयार है। आप डेट वाइज, अगर पेपर में क्वेश्चन आपसे डेटों से पूछे तो आपको डेट वाइज चीजें पता है। अगर वो राज्य वाइज चीजें पूछे तो आपको राज्य वाइज चीजें पता है कि किस राज्य में। तो उत्तर प्रदेश में 2 जिले, मध्य प्रदेश और बांदा है। मिर्जापुर में ये केव्स हैं, बादाम में ये हो गई बात। मध्य प्रदेश की बात अगर आपसे करें तो मध्य प्रदेश में 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां से प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं आपको मिलती हैं। हाँ, 2 डेट्स छूट गई इसमें, देखिए कौन कौन सी डेट्स छूट गई हैं। हाँ देखिए कौन सी डेट्स हो गई आपकी, छूट गई हैं पंचमढ़ी वाली। तो वो कौन सी डेट्स आएंगी, देखिए उनको समझिए। 1932 और 1936। देखिए 2 डेट्स हैं यहाँ पर, 1932 और 1936। दोनों की अलग अलग विशेषताओं को समझते हैं। दोनों की अलग अलग विशेषताएं क्या, उन विशेषताओं को समझें। पहले वाली डेट्स का विद्वान कौन है, इसको समझेंगे, और फिर लास्ट वाली में कौन से हैं, इनको समझेंगे। तो 2 विद्वानों का जिक्र यहाँ पर किया जाएगा। कितने विद्वानों का जिक्र होगा यहाँ पर? 2 विद्वानों का जिक्र होगा। कौन कौन से 2 विद्वान होंगे? GR हंटर और DH गार्डन। कौन से विद्वान होंगे 2 हमारे? GR हंटर और कौन से होंगे? DH गार्डन। हाँ, DH गार्डन, और उसके बाद कौन से? GR हंटर। अब यहाँ पर क्या आपको करना है कि किस डेट के साथ किसको लेकर के आप जाएंगे। ठीक है, किस डेट के साथ आपको लेकर के जाना है, उस बात को हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है किसने देखा और किसने चित्रों को प्रकाशित किया। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछ लिया जाता है कि चित्रों को किसने देखा था या चित्रों का किसने प्रकाशन किया था। इस प्रकार के पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले किस डेट को लेकर के हम लोग आएंगे? 1932 की जब बात की जाती है तो 32 का मतलब क्या है? GR हंटर। किसका नंबर है?
32 का मतलब क्या है? जी आर हंटर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें जी आर हंटर, 32 जी आर हंटर। और नेक्स्ट है आपके डीएच गार्डन। कौन से हैं? डीएच गार्डन। दो विद्वान हैं, दोनों का ध्यान रखिए। ठीक है, अब इनकी क्या खास बात है उसको देखते हैं। अब इनकी क्या खास बात है देखते हैं कि जी आर हंटर और डीएच गार्डन, इनका क्या है कि चित्रों को देखा, इनके में क्या है? चित्रों को देखा। और इनके में क्या है? चित्रों का प्रकाशन। इनके में क्या है? चित्रों का प्रकाशन। ठीक है, और ये दोनों की जो घटनाएं होती वो कहां पर होती उस बात को समझते हैं। आपको कहां जाना पड़ेगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है? होशंगाबाद। कौन सा जिला है आपके पास? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? होशंगाबाद है। तो ये होशंगाबाद जिला आपको देखने को मिला। इस जिले के अंतर्गत एक स्थान पड़ता है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी, ठीक है, स्थान का नाम क्या पड़ता है? पंचमढ़ी। तो ये सारी की सारी जो डेट्स हैं ये मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद जिले में स्थित पंचमढ़ी नामक गुफाओं के लिए आपसे की जा रही है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी ये है कि इन डेट्स और विद्वानों का संबंध कहां से आपके पास जोड़ा जा रहा है? तो पंचमढ़ी नामक गुफा से जोड़ा जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यही है कि इनका जो संबंध आपसे जोड़ा जा रहा है वो कहां से जोड़ा जा रहा है? तो ये पंचमढ़ी के लिए आपके लिए जोड़ा जा रहा है कि पंचमढ़ी नामक केव्स की यहाँ पर चर्चा आपसे होगी, क्योंकि जी आर हंटर और डीएच गार्डन, दो बातें जो आपके लिए हैं वो ध्यान रखना है। और यहां से जब सबसे एक तो ये चीज पूछ ली गई आपसे कि 1932 में जी आर हंटर ने पंचमढ़ी के चित्रों को देखा और 1936 में डीएच गार्डन ने चित्रों का प्रकाशन किया। एक तो ये बात, कहाँ? मध्य प्रदेश राज्य है, होशंगाबाद जिला है, पंचमढ़ी स्थान है। और ये जो पंचमढ़ी की गुफाएं हैं ये महादेव पहाड़ी में है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। हालांकि यहाँ पर पहाड़ियां और भी हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, भांडादेव, इमली खोह, इस प्रकार से वहां पर मतलब एक पहाड़ी, मतलब पहाड़ी बोल लें या वहां पर खोहों के नाम रखे गए हैं इस प्रकार से। लेकिन यहाँ से जब पहाड़ी की बात करती है तो महादेव पहाड़ी ही आपको पेपर में मिलेगा। विकल्प में आपके पास ऑप्शन क्या होगा? महादेव पहाड़ी। इस बात को समझिए। उसके पश्चात अब यहाँ पर बात की, यहाँ के जो इंपॉर्टेंट बात है कि चित्रों के स्तर को लेकर के यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर चित्रों के स्तर 3 हैं, भीमबेटका में 2 थे। अब एक उस दिन एक प्रश्न आपको दिखा होगा कहीं पर, उसमें लिखा था कि प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों के स्तर कितने हैं? ठीक है, उसमें 2 भी विकल्प में था, 3 भी था, है नहीं? तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलते हैं। अगर हम पंचमढ़ी को देखें तो 3 चित्रों के स्तर प्राप्त होते हैं, और अगर भीमबेटका को देखें तो 2। अब चूंकि भीमबेटका आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला में भीमबेटका को सबसे ज्यादा महत्ता दी जाती है, तो अगर हमें एक चुनना हो तो हम 2 को चुन लेते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, बाकी एग्जामिनर आपको खुद ही बताएगा क्या हमें चुनना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। इस प्रकार से उसका ऑप्शन आपको वहां पर देखना, वो जो ऑप्शन आपके वहां पर थे 2 और 3। ठीक है, तो भीमबेटका के चित्रों को देखें तो 2 स्तर हैं, इसको देखें तो 3 स्तर हैं। तो हो सकता है अधिकांशतया जितने भी आपकी केव्स हैं वहां पर चित्रों के 2 स्तर मिले हों, तो इसलिए हम लोग 2 के साथ वहां पर जा सकते हैं। तो ये आपकी डेट हो गई जो आपकी प्रागैतिहासिक चित्रकला से संबंधित थी। और कुछ डेट आपको 1880 से पहले जो डेट्स आपकी थी वो प्रागैतिहासिक काल के विषय में थी। 1880 की डेट से ही चित्रकला का संबंध जोड़ा जाता है। उससे पहले की जो भी डेट्स हैं 1873 तक जो भी डेट्स हैं उनका संबंध केवल और केवल प्रागैतिहासिक काल के अवशेषों से देख करके ही जोड़ा जाता है। तो ये चीजें आपकी डेट वाइज हो गई। ये डेट वाइज चीजों को जरूर याद रखें कि किस गुफा की खोज कब हुई और इंपॉर्टेंट मानी जाती है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कुछ बातों पे चर्चा और करते हैं, कुछ बातों पे चर्चा आपसे करते हैं। देखिए क्या डेट वाइज चीजें आपको पता हो चुकी है। एक इसमें नदी कौन होगी पंचमढ़ी में? सारी चर्चा करें, सारी चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन पहले डेट वाइज चीजों की चर्चा कर लें। बाकी बात अभी आपसे होने ही जा रही थी। ठीक है, कि इस प्रकार से आगे एक चार्ट और आप बनाएं। इस प्रकार से अपने जो भी नोट्स आपके पास हो उन नोट्सों से कुछ ये छांट के लिखें। जैसे किस स्थान की कौन सी पहाड़ी है, क्योंकि पहाड़ी से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ की कौन सी नदी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरी बात, अब
उसके बाद जो तीसरा चार्ट आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा चित्र कहाँ का फेमस है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा चित्र कहाँ के लिए फेमस है, इस बात को भी हमें समझना चाहिए। तो इस प्रकार से डेट वाइज चीजें, किस डेट में कौन सा विद्वान है, किस विद्वान का संबंध किन गुफाओं से है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, यहाँ से आपके लिए चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एक तो ये बात। अब नदियों को लेकर के अगर हम चलें, नदियों को लेकर के चलें तो कितनी नदियों का जिक्र है हमारे लिए। तो एक तो उत्तर प्रदेश में जब चलेंगे हम लोग, कहां पर, मिर्जापुर में। अगर नदियों से संबंधित क्वेश्चन हम बनाते हैं, देखिए अगर नदियों से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं कि नदियों से संबंधित, देखिए नदियों से संबंधित किन गुफाओं का जिक्र नदियों से संबंधित है उनको देखते हैं। जैसे सोन नदी की जब बात की जाती है, सोन नदी, सोन नदी का जब भी आपसे पूछेगा क्या आप बताएंगे, मिर्जापुर। क्या बताएंगे, मिर्जापुर। गरई नदी आपसे जब पूछेगा, गरई नदी, तो आप क्या बताते हैं, लिखुनिया। क्या बताते हैं, लिखुनिया। नर्मदा नदी की जब बात आती है आपसे, नर्मदा की, तो आप क्या बताते हैं, होशंगाबाद में, होशंगाबाद में, होशंगाबाद में आदमगढ़ की पहाड़ी, होशंगाबाद में आदमगढ़ की पहाड़ी। इसी क्रम में क्वेश्चन उठा है कि पंचमढ़ी किस नदी के किनारे हैं। कोई बता सकता है किस नदी के किनारे हैं? बेतवा। और सर नर्मदा। ये ताओ लिखा है। नर्मदा। क्या लिखा है? सर नर्मदा। तवा नदी, तवा नदी भी है और नर्मदा सर भी है। नर्मदा। देखिए एक बात पहले तो ये बताइए, किसी बुक में आपको लिखा मिला है कि पंचमढ़ी किस नदी के किनारे है? किसी को भी लिखा मिला हो? सर नहीं। किसी को भी लिखा मिला हो? भाई बहुत से लोग पढ़े लिखे होंगे, इधर उधर हैं, रिवीजन बैच चल रहा है, तो बहुत सारे लोग तो अपने पास है। तो हमने तो लिखवाया नहीं किस नदी के किनारे है, हमने बस इतना आपको बताया था कि सेंस के आधार पे आप जा सके, क्योंकि होशंगाबाद में आपकी नर्मदा बहती है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, मतलब इस बात पे हमने आपसे इतनी बात कही थी कि अगर विकल्प में आपको नर्मदा मिले पंचमढ़ी के लिए, कि पूछ रहा हो कि पंचमढ़ी किस नदी के किनारे हैं, तो किसी बुक में तो ये चीज लिखी नहीं मिलती है ये किस नदी के साइड में है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास विकल्प में कुछ हो इस तरह का, तो अगर नर्मदा मिले तो नर्मदा लगा लीजिए। इसलिए क्योंकि होशंगाबाद जिला है, जिला उसका भी पंचमढ़ी का भी होशंगाबाद है, इसका भी हाँ ये फर्क जरूर हो सकता है कि नर्मदा हो सकता है इसके पास में ज्यादा बहती हो, पंचमढ़ी से दूर हो, ये हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि नर्मदा की कोई सहायक नदी हो, उस नदी के साइड में पंचमढ़ी स्थित हो, तो ये मेरी जानकारी में नहीं है। ठीक है, ये फिलहाल तो मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको जरूर बता दिया जाएगा कि किस नदी के किनारे है, किस सहायक नदी, या मतलब जो कुछ भी है वो आपको हम बाद में बता सकते हैं। लेकिन किसी भी बुक में ये पंचमढ़ी के बारे में नदी हमें तो लिखी नहीं मिली है। ठीक है, बाकी लोग अगर किसी के पास कुछ लिखा हो तो वो अपना भेज सकता है, अपने ग्रुप पर वो भेज सकता है, या कल क्लास में वो अपना बात कर सकता है कि इस बुक में इस चीज पे, इस पेज पे ये बात लिखी है, तब फिर देख लिया जाएगा। बात क्लियर है सभी को? उसके बाद एक नदी आती है माढ़। कौन सी नदी आती है? माढ़ नदी। माढ़ नदी का संबंध कहां से जोड़ते हैं हम लोग? कहां से जोड़ते हैं? सिंघनपुर से। कहां से जोड़ते हैं हम लोग इसका संबंध? सिंघनपुर से जोड़ते हैं। ठीक है, कहां से जोड़ते हैं? सिंघनपुर। सोन नदी, गरई नदी, नर्मदा नदी और माढ़ नदी। ठीक है, और माढ़ नदी आपकी हो गई। मुझे लगता है इतनी ही नदियां हैं हमारे उसमें प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में कि सोन नदी, आसार, हाँ एक और बस्ती है आपसी, कौन सी है? आसान नदी। कौन सी है केव्स इसके साइड में स्थित हैं? मैं तो याद नहीं है। पहाड़गढ़ वाली। ठीक है ठीक है ठीक है, पहाड़गढ़ वाली केव्स आपकी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और खोजों से संबंधित जो केव्स आपकी थी उसमें एक नजर और डाल लेते हैं। डेट नहीं है, लेकिन विद्वान का नाम है डॉक्टर जगदीश गुप्त। ये भूल गए, डॉक्टर जगदीश गुप्त। कहाँ? विढ़म।
विढ़म नामक स्थल की खोज, जो प्रागैतिहासिक कालीन स्थल था मिर्जापुर का विढ़म, उसकी खोज डॉक्टर जगदीश घोष, ये मतलब डॉक्टर जगदीश गुप्त, ये ध्यान रखना है। और कई सारे मतलब विद्वान है, डीपी द्वारिका केस हैं, ठीक है, डीपी द्वारिका केस का संबंध पहाड़गढ़ के चित्रों से बताया जाता है, वो अपना अलग पॉइंट है, छोड़ देते। लेकिन खोज से संबंधित जो भी विद्वान है वो आपको ध्यान रखने। गुफाओं से संबंधित इतनी ही शायद केव्स हैं जहां से आपको, और भीमबेटका के लिए कोई नदी वगैरह है क्या? भीमबेटका, बेतवा नदी है सर। बेतवा नदी है, पढ़ा है सर हमने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भैया बताएं, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। मंदसौर में है शिवना नदी। नहीं, इसका भीमबेटका का तो मंदसौर का क्या मतलब है? अभी भीमबेटका की बात हो रही ना। नर्मदा या बेतवा उसमें भी लिखा। किसी बुक में लिखा है किसी के पास? चलिए नर्मदा फिलहाल ठीक है, ठीक है, वो अपना देख लेना। लेकिन फिलहाल जो लिखी मिलती हैं बुकों में वो आपके सामने मौजूद हैं, इसके साथ हम लोग चल सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसके साथ हम चल सकते हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि कहने का मतलब है जहां से बुकों में जो नदियां जिस केव्स के बारे में लिखी मिलती हैं वो आपके पास है, मतलब जहां तक हमने पढ़ी हैं वो हम आपको बात बता रहे हैं कि जिन जिन बुकों में हमने ये पढ़ा है वो हम आपको बता रहे हैं कि ये वाली केव्स इस नदी के किनारे हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं पहले, ठीक है। बाकी आपकी मंदसौर वाली बची, भीमबेटका वाली बची और पंचमढ़ी वाली बची, ठीक है, ये हमें आपको बतानी है, ठीक है। तो हम भी देखेंगे, थोड़ा सा गूगल वगैरह ढूंढ के देखेंगे कि कहाँ पे हो सकता है कोई स्थानीय नदियां हो जो आगे आकर, मतलब कोई सहायक नदी हो जो नर्मदा में मिलती हो, या मतलब ऐसा कुछ रहा होगा, तब फिर आपको बता दिया जाएगा क्या उसमें पूरी कंफर्म बात। एक तो ये बात हो गई। दूसरी, अगर पहाड़ी की बात करें, अब क्वेश्चन यहाँ से एक और आपके बनते हैं पहाड़ी को लेकर के कि कौन सी केव्स किस पहाड़ी के किनारे हैं, उस बात को समझिए। देखिए मिर्जापुर, सबसे पहला एक पॉइंट इसका था विंध्याचल पर्वतमाला। अगर पर्वतमाला आपसे पूछे तो पर्वतमाला बताइए, पहाड़ी पूछे तो पहाड़ी बताइए। पहाड़ी क्या है इसकी? कैमूर पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? कैमूर पहाड़ी है, ध्यान रखिए। लिखुनिया वही कैमूर पहाड़ी के सारा का सारा वो क्षेत्र है, ठीक है। होशंगाबाद आदमगढ़ पहाड़ी हो ही गई। उसके बाद सिंघनपुर आपकी चावंडर थल पहाड़ी, कौन सी है? चावंडर थल पहाड़ी करके एक है, चावंडर थल पहाड़ी है सिंघनपुर की, वो आप ध्यान रखें। उसके पश्चात पहाड़गढ़ में कोई पहाड़ी, आदमगढ़ पहाड़ी मान लेते हैं, इसका भी क्या है? आदमगढ़ पहाड़ी नहीं, आदमगढ़ नहीं, छोड़ दीजिए इसको, इसकी पहाड़ी पहाड़गढ़, अरे पहाड़गढ़ लगभग यही पहाड़ी वगैरह होगी और क्या। भीमबेटका की आप पढ़ ही चुके हैं, भीमबेटका पहाड़ी है। और किसी की पहाड़ी, पंचमढ़ी की पहाड़ी आप पढ़ ही चुके हैं, तो पंचमढ़ी की पहाड़ी कौन सी थी? महादेव पहाड़ी थी। पंचमढ़ी की कौन सी पहाड़ी? महादेव पहाड़ी थी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, किसकी कौन सी नदी है, कौन सी केव्स किस पहाड़ी में स्थित हैं, ये क्वेश्चन हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है, ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए क्या आता है? एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये आता है कि प्रागैतिहासिक काल के भित्ति चित्र, मतलब प्रागैतिहासिक काल के चित्र हैं क्या हैं? शिला चित्र हैं, भित्ति चित्र हैं। कंफ्यूजन इन्हीं दोनों में है कि शिला चित्र कहें कि भित्ति चित्र कहें, कंफ्यूजन इसी दोनों में है कि शिला चित्र है कि भित्ति चित्र है। किसको किसको लगता है कि भित्ति चित्र है, किसको किसको लगता है कि ये शिला चित्र है? शिला चित्र है भैया। नहीं, जिसको भित्ति चित्र लगता है वो बताए, जिसको भित्ति चित्र लगते हो वो बताए। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र हैं, शिला चित्र हैं, कैनवास चित्र हैं, कागज चित्र हैं, भित्ति चित्र हैं। क्लियर है सभी को? शिला चित्र हैं। चलिए ठीक, अच्छी बात है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है। राइट आंसर क्या इसका पेपर में हम चुनेंगे? शिला चित्र, या जिसको हम रॉक पेंटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉक पेंटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
इसको हम रॉक पेंटिंग भी कहते हैं या शिला चित्र या रॉक पेंटिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये बात आपकी कंफर्म होती है यहाँ पर कि शिला चित्र या रॉक पेंटिंग, ठीक है, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आएगा जिसपे आपसे चर्चा आनी है, विषय को लेकर की कि किस प्रकार के विषय हैं। यहाँ पर विषय वगैरह की चर्चा करने के पश्चात एक एक गुफा लेंगे और उस पर फिर चित्रों की बात करेंगे। देखिए, अगर विषय की बात करें तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में क्या चित्रित है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही आता है, क्या चित्रित है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपका आता है आखेट, क्या है, आखेट कह लें, शिकार कह लें, या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हंटिंग। हंटिंग माने क्या होता है, शिकार करना। हंटिंग माने क्या होता है, शिकार करना। तो प्रागैतिहासिक काल का जो मानव था, ठीक है, वो शिकार संबंधी चित्रों को ही अधिकता से उसने चित्रित किया। कहने का मतलब ये है कि जो कुछ वो करता था उसी को चित्रित करता था, ठीक है, उसी को चित्रित करता था। दूसरा, कुछ बुक्स या कुछ राइटर ये भी कहते हैं कि ये जो चित्र थे शिकार वाले, ठीक है, कि वो शिकार पर जाने से पहले जिस जानवर का अंकन करता था या जो कुछ था उसको अंकित कर लेता था, फिर वो शिकार पर जाते थे। तो ये तो मत एक बिल्कुल अमान्य मत है, ठीक है, क्योंकि जैसा वो यहाँ पर बना के जाते थे वैसे ही वहां पर उसको मारते थे। तो ये एक बचकानी सी बात लगती है, ठीक है। तो यही है कि वो जब लौट के आते थे तब जो कुछ वो उनके दिमाग में जो कुछ वो दृश्य या छवि वहां पर अंकित हो जाती थी उसी को ये यहाँ पर चित्रित करते थे। एक तो ये विषय। दूसरा, नृत्यवादन से संबंधित चित्र आपको मिलते हैं। नृत्यवादन के चित्र आपको मिलते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन दो ही स्थल ऐसे हैं जहां से आपको नृत्यवादन के चित्र मिलते हैं। एक तो कौन सा, लिखुनिया से आपको मिलते हैं। कहां से मिलते हैं, लिखुनिया से। और दूसरा जम्बूद्वीप। ये कहाँ है, एमपी में है, और ये कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नृत्यवादन के चित्र ये ध्यान रखना। तीसरा, युद्ध संबंधी धनुर्धारी अंकित हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं युद्धों से लिया गया है कि जब धनुर्धारियों का अंकन किया गया है तो कहीं ना कहीं युद्ध संबंधी दृश्य वहां पर हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, अगर पक्षी चित्रों की बात करें तो मोर का अंकन वहां पर आप देखते हैं, कहाँ, होशंगाबाद में। पक्षियों के रूप में आप मोर देख सकते हैं, मोर। दूसरा, जानवरों की बात करें तो बंदर आप देख सकते हैं। जानवर तो हाँ ही है नहीं, जानवर तो हाँ ही हैं, लेकिन अगर मित्र रूप में देखें हम, ठीक है, तो जैसे शहद एकत्र करते हुए, है नहीं, वहां पर लिखा है कि वो एक वो नाव है और उसके ऊपर बंदर बैठा हुआ, वहां पर अंकित किया गया है। कुछ दृश्य इस टाइप का बना हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो आपके जीव जंतु हैं इनसे संबंधित, और जानवर तो मुख्य रूप से हैं ही हैं। तो यानी कि कहने का मतलब जो विषय यहाँ पर निकल। दूसरा, भीमबेटका में आप जब जाएंगे तो दूल्हा दुल्हन के चित्र हैं, है नहीं, दूल्हा दुल्हन के चित्र हैं। तो इस प्रकार के चित्र का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं मनोरंजन या उत्सव है, या इस प्रकार के कुछ सामुदायिक या समाज से संबंधित कार्य भी होते होंगे जिनका अंकन हमें भीमबेटका में मिलता है। तो जो 2016 में जो क्वेश्चन वो पूछा गया था सामुदायिक सभा वाला, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं था। अगर एग्जामिनर चाहता तो राइट आंसर उसका दे सकता था, ताकि हम लोग कंफ्यूजन या जो आने वाले बच्चे हैं उनके मन में वो कंफ्यूजन ना रहता। क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रिपीट होगा तो फिर वही खेल होगा कि क्या एग्जामिनर इसका राइट आंसर देगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इस प्रकार से जो सामाजिक दृश्य भी आप कह सकते हैं कि सामाजिक दृश्य भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, ये आप कह सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से आपको क्या ध्यान रखना है, एक विकल्प अगर आपको चुनना हो तो ये, और अगर सभी होगा तो इसमें इनमें से कोई ना कोई आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, और चौथा ऑप्शन क्या आपको मिलेगा, सभी वाला। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, ये चीजें यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात क्लियर है यहाँ तक सभी को? जी सर। यहाँ तक आपकी, यहाँ, हाँ ठीक है, यहाँ तक आपकी बातें कंफर्म हो जाती हैं। ये चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं यहाँ से। तीसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात पूछी जाती है रंग को लेकर के। रंग को लेकर के खनिज, कौन से रंग है, खनिज रंग है। और सबसे महत्वपूर्ण रंग आपका क्या है, गेरू। सबसे महत्वपूर्ण रंग आपका क्या है, गेरू। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण रंग आपका है, काला, ठीक है। अब काला के लिए यहाँ पे रासायनिक रंग का शब्द का उपयोग किया गया कि प्रागैतिहासिक काल के मनुष्य ने
ये रासायनिक रंग, काला जो रंग था उसने कहा कि रासायनिक रंग का एक रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ये रंग तैयार होता था, तो ध्यान रखें। लेकिन अधिकतर यहाँ पे खनिज रंग का प्रयोग हुआ जिसको हम गेरू कहते हैं, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट, ये जो रंग हैं इनको मिलाने के लिए या घोलने के लिए, रंगों को घोलने के लिए क्या है कि रंगों को घोलने के लिए, रंगों को घोलने के लिए क्या करता था, तो पशुओं के जो पुड्ढे होते थे, पशुओं के जो पुड्ढे होते थे, ठीक है, पशुओं के जो पुड्ढे होते थे उन पुड्ढों में कहा जाता है कि वो जो पुड्ढे होते थे उनमें चर्बी वगैरह लगी रहती थी, ठीक है, चर्बी वगैरह लगी रहती थी, तो उसमें ये रंगों का जो बुरादा होता था उसको वो डाल देता था, और चर्बी जब अपना तेल छोड़ती थी तो कहीं ना कहीं वो उसमें रंगों में मिल जाता था, जिसको हम चर्बी मतलब तेल बोलते हैं ना चर्बी का। तो ये कहा जाता है कि इस प्रकार से वो अपने रंगों को घोलते थे, पशुओं की पुड्ढी या पशुओं की चर्बी के द्वारा वो रंगों का घोल करते थे और फिर अपने चित्रों को वो भरते थे। चित्रों के भरने के लिए उसने क्या क्या किया, तूलिका, यानी कि तूलिका उसकी किस प्रकार से बनी होगी वहां पर इस बात को समझना है, ठीक है। तो जो नरकुल होता है या जैसे इस प्रकार का लकड़ी या नरकुल को कूट कूट के वो अपनी तूलिका बनाता था, ये ध्यान रखना। दूसरा, स्प्रे पेंटिंग या चिड़ियों के जो पंख होते थे, कहा जाता है कि चिड़ियों के पंख या नरकुल आदि को मतलब नरकुल या जैसे जो भी उस समय बांस वगैरह या जो कुछ रहा होगा उसको कूट करके उसने ब्रश का इस्तेमाल किया होगा, या चिड़ियों के पंखों को, ठीक है, उसमें फंसा के हड्डियों में पोल होती है तो उसमें हो सकता है कि उसने फंसा करके इस प्रकार से ब्रशों का निर्माण किया हो, ये चीज वहां पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, स्प्रे पेंटिंग का मतलब क्या है, स्प्रे पेंटिंग का मतलब ये है कि ये माना गया कि हड्डियों में छेद होते हैं, तो हो सकता है कि वो जो वहां का ये प्रागैतिहासिक काल का जो मनुष्य है वो रंगों को उसने मुंह में भरा हो और उसे हड्डी से फूंक दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार से चीजें हमें स्प्रे पेंटिंग के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि ये हाथ के छापे वाला, कि हाथ के छापे से संबंधित चित्र प्रागैतिहासिक काल का मनुष्य कैसे बनाता था, ठीक है, और कैसे पॉजिटिव और कैसे निगेटिव, कि भाई हाथ के छापों के दो प्रकार के चित्र देखने को मिलते हैं। भारत में इस प्रकार से कम है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाथ के छापों के चित्रों की चर्चा की गई है, बाकी निगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं की गई है। निगेटिव पॉजिटिव हाथ के छापों की चर्चा वेस्टर्न आर्ट में देखने को मिलती है, जो वेस्टर्न आर्ट की प्रागैतिहासिक कला है वहां पर। यहाँ पर केवल हाथ और हाथ के छापों की बात की गई है, ठीक है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। और यहाँ पर हाथ के छापों के चित्रों की चर्चा किस स्थान से मानी जाती है, कोई बताएगा? हाथ के छापे सोरहो घाट से हैं। सोरहो घाट से, ठीक है, ध्यान रखना। सोरहो घाट वाला जो हाथ के छापे, बस यहाँ पर ये ध्यान रखना कि निगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं की जाती है। निगेटिव और पॉजिटिव हाथ के छापों की बात वेस्टर्न आर्ट में की जाती है, यूरोपीय कला, ठीक है। वो वहां जब आपसे किस दिन बात होनी है, आपसे बृहस्पति और शुक्रवार आपसे वेस्टर्न आर्ट पे बात होनी है, तो वहां जब बात होगी आपसे तब आपको बताएंगे कि कैसे निगेटिव पॉजिटिव की चर्चा वहां पर की। हाथ के छापे का मतलब क्या है कि रंगों, मान लीजिए कि रंग कहीं गिर गया हो नीचे या हाथ पे लग गया हो, तो हो सकता है कलाकार ने कहीं गलती से हाथ लगा दिया हो। अब वो अलग की बात है कि वो रंग केवल सोरहो घाट में ही मतलब गिरे हो, तो वहां पे हाथ मतलब हाथों में रंग लगा हो और वो छप गए हो, वो एक अलग बात है। लेकिन फिलहाल जहां तक होगा ऐसे ही होगा, या हो सकता है रंग गोला हो उसने हाथ में डुबो के छाप मार दिया हो, तो हो सकता है इस प्रकार से चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये आपका जो डेट वाइज चीजें हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। कहने का मतलब है हमने आपसे जो आज बात की वो मोटे मोटे पॉइंटों पे बात की, जहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलते हैं। आगे चर्चा आपसे होगी चित्रों को लेकर के, ठीक है। तो चित्रों पे चर्चा आपसे कल करेंगे कि कौन कौन सा चित्र कहाँ कहाँ फेमस है, और जो कुछ थोड़ी बहुत विशेषताएं प्रागैतिहासिक काल के चित्रों से संबंधित होंगी उन पर चर्चा करके आपका प्रागैतिहासिक काल का टॉपिक खत्म कर देंगे, ठीक है।